हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, जो कि क्या है आपका उप सहसंयोजन यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब इस चैप्टर का ऑलरेडी हमने आपको लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 प्रोवाइड कर दिया है। अगर अभी तक आपने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 केमिस्ट्री 2027 के नाम से नई प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। वहां पे आपको केमिस्ट्री की सभी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, चाहे चैप्टर नंबर 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो या डायरेक्ट 5 का हो। ठीक है, सभी वीडियोस केमिस्ट्री की उसी प्लेलिस्ट में जाने वाली हैं। क्लियर हो गया। अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या समझेंगे, ये हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का, जिसमें हम समझने वाले हैं कि आखिर वीबीटी क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसे कहते हैं। ठीक है, जिसे हिंदी में पूछा जाता है संयोजकता आबंध सिद्धांत किसे कहते हैं। यूपी बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि से ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। लॉन्ग थ्योरी टाइप क्वेश्चन में पूछा क्या जाएगा कि संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी कि वीबीटी किसे कहते हैं। संयोजकता आबंध सिद्धांत की सीमाएं लिखिए, जिसको हम कमियों के नाम से भी जानते हैं। तो आपको दो टॉपिक इस वीडियो लेक्चर में समझाया जाएगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता क्या है, उसके बाद हम समझेंगे कि वैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी है इसकी जो कमियां हैं वो क्या होती है, या कह सकते हैं इनकी सीमाएं क्या क्या होती है। ठीक है, देखो जो ये संयोजकता आबंध सिद्धांत है इसको लाइनस पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ऑलरेडी हमने जितनी थ्योरी टाइप चीजें हैं वो लिख रखी है। जो समझाने वाला पॉइंट होगा वो हम आपको हाथ से लिख के समझा देंगे, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, वीडियो लंबी ना हो इसीलिए हमने क्या किया है, पहले से जो थ्योरी वाली चीजें थे वो बोर्ड पे लिख दिया है। समझते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत सबसे पहले दिया किसने है। तो एक नोट पॉइंट में आप लिखेंगे कि संयोजकता आबंध जो सिद्धांत है, संयोजकता आबंध जो सिद्धांत है ये लाइनस पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब लाइनस पॉलिंग है क्या, है कौन, ये एक वैज्ञानिक है जिन्होंने वीबीटी थ्योरी को दिया था, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को दिया था। क्लियर हो गया। ये पॉइंट आपको अपने नोट्स में लिखना है ताकि आपको याद रहे कि आखिर जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप पढ़ रहे हो इसको दिया किसने है। ठीक है, अब ये सिद्धांत होता क्या है और किस पर कार्य करता है। अब चूंकि हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, उप सहसंयोजन यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अब इसी को कहा जाता है संकुल यौगिक। तो अगर हम उप सहसंयोजन यौगिक न कहकर संकुल यौगिक कहेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर हो गया। अब ये सिद्धांत कहता क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार जो भी संकुल यौगिक होते हैं यानी कि उप सहसंयोजन जो यौगिक होंगे, इस यौगिक की त्रिविम संरचना यानी कि 3D डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर जो होता है उसके बारे में आपका वीबीटी सिद्धांत बताता है। उसके साथ साथ अणुचुंबकीय जितने भी गुण होंगे यानी कि मैग्नेटिज्म का जितना भी प्रॉपर्टी होता है, जितना भी गुण होता है, उसको कौन बताता है, संयोजकता आबंध सिद्धांत बताता है। क्लियर हो गया। दो चीज याद रखिएगा, जो संयोजकता आबंध सिद्धांत है इसके द्वारा हम किसी भी उप सहसंयोजन यौगिक यानी कि संकुल यौगिक के ज्यामितीय संरचना यानी कि 3D स्ट्रक्चर और कह सकते हैं कि अणुचुंबकीय गुण को समझा सकते हैं। इतना ही नहीं है, आप इस वीबीटी सिद्धांत के द्वारा आप कह सकते हैं कि संकरण को भी ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा संकरण यहाँ पे लगा हुआ है, sp संकरण है, sp2 संकरण है, इस संकरण को भी निकाल सकते हैं और ऑक्सीडेशन संख्या को भी इसी थ्योरी से निकाल सकते हैं। लेकिन मेन पॉइंट जो आपको डिफिनीशन में लिखना है, आप ये लिखेंगे कि आप संकुल यौगिक के त्रिविम संरचना तथा अणुचुंबकीय गुण को इस वीबीटी सिद्धांत से समझ सकते हैं। क्लियर हो गया। यही सिद्धांत आपके लाइनस पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे समझते हैं कि जो वीबीटी सिद्धांत है इसमें कितने नियम आपके लाइनस पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। मैक्सिमम 6 पॉइंट इन्होंने बताया था वीबीटी सिद्धांत के अंदर। ठीक है, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर। पहला नियम समझते हैं, बहुत आसान है। थ्योरी वाला पार्ट यहाँ पे ज्यादा है, थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, लिखेंगे हेडिंग क्या कि इस नियम के अनुसार, पहला पॉइंट लिखेंगे कि किसी संकुल यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु में उप सहसंयोजन संख्या के बराबर रिक्त कक्षाएं उपस्थित होती हैं। अब आपको ये पूरा थ्योरी है, समझ में तो नहीं
नहीं आया होगा। समझते हैं इसको एग्जाम्पल से, ठीक है। हम एग्जाम्पल लेते हैं क्या, K3FeCN6, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल आप करेंगे, हर बार यही एग्जाम्पल क्यों लिया जाता है, क्योंकि आपको ज्यादा अलग अलग एग्जाम्पल बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए एक ही एग्जाम्पल से ज्यादातर समझाने की कोशिश हम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो Fe दिख रहा है इसको हम बोलते हैं क्या, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु। अब आपको एक चीज हमेशा याद होना चाहिए कि जो ये केंद्रीय धातु परमाणु होता है, जिसको हम सेंट्रल मेटलिक एटम कहते हैं, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं, इसके पास हमेशा मैक्सिमम एक रिक्त कक्षक होगा, यानी कि लगभग एक खाली कक्षक इसके पास प्रेजेंट होता है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है क्या, ये पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि जो पूरा ये उप संयोजन यौगिक आपको दिख रहा है K3FeCN6, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे पहले बात तो उप संयोजन यौगिक। ऑलरेडी हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ये सब चीजें बता रखी है। हमने ये भी बताया था कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, डिफिनीशन भी लिखवाया था। उसके बाद लिगेंड क्या होता है ये भी हमने बताया है डिटेल में, और दूसरा लेक्चर हमने लिगेंड के ऊपर लिया भी है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने आपको ऑलरेडी लेक्चर 1 और 2 में बता रखा है, लेकिन यहाँ पे फिर से वो चीजें आ रही हैं तो थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा। अब देखिए, जो ये केंद्रीय धातु परमाणु है, हमेशा याद रखिएगा कि इसके पास रिक्त कक्षक होता है, ठीक है। एक रिक्त कक्षक इसके पास जरूर होगा। एक रिक्त कक्षक इसलिए होता है क्योंकि ये क्या करता है, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को लेता है। लिगेंड के पास ये क्षमता होती है, ये कैपेसिटी होती है कि वो हमेशा अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को दे सकता है। तो ये चीज याद रखिएगा, केंद्रीय धातु परमाणु हमेशा लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेता है, जबकि लिगेंड हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। तो दान तभी करेगा जब इसके पास जगह होगा। अब भाई, अगर आपके पास घर में थोड़ा जगह होगा तभी तो आप और सामान स्टोर करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। अब इसका मतलब है कि इस केंद्रीय धातु परमाणु के पास खाली कक्षा है, तभी ये लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि कहा जा रहा है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक है, ये इस लिगेंड यानी कह सकते हैं लिगेंड से जुड़ा जो उप संयोजन संख्या है, इसकी संख्या जितनी होगी, यानी यहाँ पे उप संयोजन संख्या कितनी है, 6 है। ये आपका 6 जो है, इसी को हम बोलेंगे उप संयोजन संख्या। अब पॉइंट यही कहा जा रहा है कि जितनी उप संयोजन संख्या होगी, उतना ही आपके केंद्रीय धातु परमाणु की रिक्त कक्षाओं की संख्या होगी, ठीक है। तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु की जो रिक्त कक्षाएं होती हैं, ये उप संयोजन संख्या के बराबर होती हैं। यानी अगर उप संयोजन संख्या का नंबर है 6, तो केंद्रीय धातु परमाणु की रिक्त कक्षाओं की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। डायरेक्ट इस पॉइंट का मतलब यही है। क्लियर हो गया। फिर से पॉइंट एक बार पढ़ के सुना देते हैं। किसी संकुल यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु में उप संयोजन संख्या के बराबर, यानी जितना उप संयोजन संख्या है उतना ही रिक्त कक्षक उपस्थित होता है। क्लियर हो गया। सीधे याद रखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु में रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। अब रिक्त कक्षक की संख्या उतनी ही होगी जितना आपका उप संयोजन संख्या होती है। ये हो गया बीबीटी का पहला रूल, पहला नियम। यहां तक पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसका सेकेंड रूल यानी कि सेकेंड नियम समझते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है कि केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक संकरित होकर समान संख्या में समान ऊर्जा वाले संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। अब ये जो संकरण आप यहाँ पे सुन रहे हैं, ये बीबीटी सिद्धांत के अंदर ही आता है। क्लास 11 की केमिस्ट्री का ये पार्ट है जो आपको 11 केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, उसका थोड़ा सा ही टच यहाँ पे आ रहा है, तो आपको उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि मान लें कोई उप संयोजन संख्या हम यहाँ पे ले रहे हैं। जैसे हमने उप संयोजन संख्या क्या ले ली, 2, ठीक है। तो 2 जो उप संयोजन संख्या होगी, इसका संकरण क्या होगा, संकरण को हम लिखते हैं sp से, sp2 से, d2sp3 से, इस तरह से दर्शाया जाता है, ठीक है। जब हमेशा याद रखिएगा उप संयोजन संख्या जब 2 होती है तो उसका संकरण क्या हो
जाता है, sp हो जाता है। ठीक है, sp का मतलब क्या है कि इसमें एक s ऑर्बिटल प्रेजेंट है और एक p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। तो कैसे पता चला कि इसका संकरण 2 है? यहाँ पे 2 ऑर्बिटल है तो इसका उपसंयोजन संख्या हो जाएगी 2। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे मान लीजिए 3 ले लेते हैं। जब 3 ले लेंगे उपसंयोजन संख्या तो यहाँ पे संकरण क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, जिसमें 3 p के ऑर्बिटल हो जाएंगे और एक s के ऑर्बिटल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 6 या फिर यहाँ पे 3 की जगह हम 4 ले लेंगे, क्योंकि हमारा देखिए p आपका कितना है, 3 है, s आपका 1 है, तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, 4। तो यहाँ पे उपसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 6 ले लिया है तो 6 के लिए संकरण क्या बन जाएगा, 6 के लिए संकरण बनेगा D2sp3। अब यहाँ पे अगर आप गिनेंगे तो D कक्षक क्या कर सकते हैं, D ऑर्बिटल कितना हो गया, 2, S ऑर्बिटल हो गया 1, टोटल हो गया 3 ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल ऑलरेडी 3 ठो प्रेजेंट है, तो टोटल हो गया 6 ऑर्बिटल। और यहाँ पे संकरण कौन सा हो गया, संकरण हो गया D2sp3 और उपसंयोजन संख्या कितनी हो गई, 6। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसकी त्रिविम ज्यामिति क्या बनेगी, क्योंकि पीवीटी सिद्धांत ये बताता है कि हमें इससे त्रिविम स्ट्रक्चर पता चलेगा, यानी कि 3D डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है, 3D जो संरचना होती है वो पता चलता है। तो अगर sp की 3D संरचना आप देखते हो तो कैसे बनता है, याद रखिएगा, डायरेक्ट कहीं भी अगर sp संकरण लिखा हुआ दिख रहा है तो इसकी 3D संरचना कैसे बनेगी, रेखीय बनेगी, एक लाइन के जैसा बनेगा। क्लियर हो गया। उसके बाद कहीं पे sp3 संकरण दिखेगा तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, इसका संकरण कैसा बनता है, चतुष्फलकी। ठीक है, चतुष्फलकी बनता है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद अगर आपको कहीं पे D2sp3 संकरण दिखेगा तो इसका जो संरचना बनेगा ये बन जाएगा अष्टफलकी। ठीक है, अष्टफलकी बनता है। अब ये सब आपको तब पता चलेगा जब आप इनके 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखेंगे। गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा कि रेखीय संरचना कैसी दिखती है, 3D डायमेंशन डालेंगे पहले, फिर आप सर्च करेंगे कि रेखीय स्ट्रक्चर बताइए, तो वो आपके पास इमेज दे देगा, वहां पे आप देख के अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद चतुष्फलकी को डाल के देख लीजिएगा और अष्टफलकी को भी डाल के देख लीजिएगा। ऑलरेडी ये 11th का पार्ट है, आपने पढ़ रखा होगा, ज्यादा डिटेल में यहाँ पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट आपको समझ में आया। पॉइंट क्या कह रहा है कि जो भी केंद्रीय धातु परमाणु होगा, हमने आपको पहले ही बताया कि जो भी सेंट्रल एटॉमिक होता है या कह सकते हैं सेंट्रल मेटलिक एटम होता है, इसके पास रिक्त कक्षक प्रेजेंट होते हैं। एक रिक्त कक्षक जरूर होगा क्योंकि इससे लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को लेना है। अब जब लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को तभी लेगा जब इसके पास खाली जगह होगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो इसके पास क्या होता है, जो समान संख्या में समान ऊर्जा के नए कक्षक बनते हैं, जिनको हम संकरित कक्षक का नाम देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे उपसंयोजन संख्या 2 ली तो संकरण बन गया sp, उपसंयोजन संख्या 4 लेंगे तो संकरण बन जाएगा sp3। उसी तरह उपसंयोजन संख्या जब 6 लेंगे तो संकरण बन जाएगा D2sp3। क्लियर हो गया। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर पॉइंट नंबर 3 देखते हैं या बीबीटी सिद्धांत का नियम नंबर 3 देखते हैं, क्योंकि थर्ड वाला जो रूल है वो थोड़ा सा लॉन्ग है और इतने से जगह में नहीं हटेगा, इसलिए हम पूरा इसको इरेज करके फिर आपको थर्ड पॉइंट बताएंगे। तो अगला पॉइंट आपका क्या है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकरित कक्षक जो होंगे वो लिगेंड के भरे हुए कक्षकों के साथ अति व्यापन करते हैं, जिससे सिग्मा बंध यानी कि सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। अब यहाँ पे 2-3 ऐसे वर्ड्स आए हैं जो शायद आपने पहली बार सुना होगा। जैसे यहाँ पे अति व्यापन जो शब्द है इसका मतलब होता है ओवरलैपिंग। आपने देखा होगा जब बायोलॉजी में आपने मसल्स के बारे में पढ़ा होगा तो वहां पे मसल्स जो होते हैं इस तरह से ओवरलैपिंग करते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं अति व्यापन। देखिए यहाँ पे कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो भी केंद्रीय धातु परमाणु होगा, जैसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हम एग्जांपल क्या लेते हैं, आपका एग्जांपल ले लेते हैं K3Fe
CN6, ठीक है। अब इस एग्जांपल में सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है। तो हमने बताया है कि जो ये बड़ा वाला ब्रैकेट है इसके जस्ट बाद जो भी आपका मेटल होगा, जो भी तत्व होगा, जो भी धातु होगा, वही क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, ठीक है। केंद्रीय धातु परमाणु होता है, ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है। अब ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है यानी कि जो Fe है, इस Fe से कितने लिगेंड हैं जो जुड़े हुए हैं। तो Fe के पास Cn आपका लिगेंड हो जाता है। Cn कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड, क्योंकि ये जो उप संयोजन संख्या होती है ये बताती है कि कितने लिगेंड की संख्या दी गई है। क्लियर, यानी जो भी Cn के साथ जुड़ा हुआ नंबर होगा, संख्या होगा, ये संख्या बताएगी कि इतना ही लिगेंड प्रेजेंट है। यानी कि अगर Cn के बाद 6 लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि 6 लिगेंड यानी कि 6 साइनाइड प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसका जो रिक्त संकरित कक्षक है, इससे ये जो लिगेंड है, लिगेंड के भरे हुए कक्षक कितने हैं, 6 हैं। यहाँ पे लिखा है कि लिगेंड के भरे हुए जो कक्षक हैं वो इस Fe यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ ओवरलैपिंग करते हैं, यानी इसके साथ आके जुड़ जाते हैं। तो Cn के भरे हुए कक्षक कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो 6 बॉन्ड के साथ Cn से जुड़ जाएगा। कितने बॉन्ड के साथ, 6 बॉन्ड के साथ Cn से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 6 बॉन्ड में Cn आके जुड़ जाएंगे और यही Cn के भरे हुए कक्षक हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु से आके जुड़ते हैं, यानी कि ओवरलैपिंग करते हैं। जैसे ही ये केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक से लिगेंड के भरे हुए 6 जो कक्षक हैं, भरे हुए जो 6 कक्षक हैं आके ओवरलैपिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा और वो बॉन्ड क्या बनता है, सिग्मा बंध बन जाता है, जिसको हम सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब आपको ये समझना होगा कि आखिर सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है। 11th की केमिस्ट्री का पार्ट है, आपने जब पी ब्लॉक और एस ब्लॉक चैप्टर पढ़ा होगा, खासकर जब पी ब्लॉक चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे डिटेल में आपने समझा होगा कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है और पाई बॉन्ड कैसे बनता है। अभी यहाँ पे गूगल से हम एक इमेज लगा रहे हैं, ये जो इमेज आपके सामने दिख रहा है जिसमें आपको 2 कलर में आपको कुछ गोला और डंबल के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले इस पूरे फिगर में आप देखिए कि जो एक गोला दिख रहा है बैगनी कलर का या ग्रीन कलर का, 2 कलर में होगा, ठीक है। अब जब 2 गोले मिल रहे हैं, बस अभी आप यहाँ पे समझिए कि जब 2 गोले मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। वहीं पे जब एक गोला और एक डंबल यानी कि एक 8 टाइप का लेटा हुआ 8 के जैसा आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, जब एक लेटा हुआ 8 और एक गोला मिलता है तो भी क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और वहीं पे एक स्ट्रक्चर आपको और दिख रहा होगा कि जब 2 डंबल मिल रहे हैं यानी कि 2 खड़े 8 मिल रहे हैं तो वहां पे भी एक बंध बनता है और वो होता है पाई बंध। क्लियर हो गया। ये डायग्राम से आपने समझ लिया। अब पहले इस चीज को स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम सिग्मा बंध क्या होता है, पाई बंध क्या होता है, 11 का पार्ट है, इसको आपको समझा देते हैं, ठीक है। आप चाहें तो अभी ये डायग्राम आपको हम स्क्रीनशॉट करने का मौका देंगे। पहले क्या करेंगे, आप ये जो लिखा हुआ 3rd पॉइंट है इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका बन रहा है सिग्मा बंध। तो सिग्मा बंध और पाई बंध क्या होता है, केमिस्ट्री में कहीं भी अगर आता है तो आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए मेरा मानना है कि 11 का ही पार्ट क्यों ना है, मैं इसको थोड़ा सा समय देके आपको समझा दूं, ठीक है। पहले ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये समझ में आ गया। सीधे सीधे इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो भी केंद्रीय धातु परमाणु होगा इससे लिगेंड के जितने भी ये संख्या होंगे, यानी कि साइनाइड 6 है तो केंद्रीय धातु परमाणु से 6 साइनाइड जुड़ जाएगा और जैसे ही ये अति व्यापन करेगा यानी कि जुड़ेगा, ओवरलैपिंग करेगा, वैसे ही यहाँ पे सिग्मा बंध बन जाता है। यही इस पूरे पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है। पहले ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर नोट बना के हम लिखेंगे और आप भी ये चीज लिखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है। जो डायग्राम अभी आपने गूगल के फोटो में देखा है उसी डायग्राम से आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो अब आप नोट्स बनाएंगे और वहां पे लिखेंगे क्या, सिग्मा बंध, जिसको हम लिखते हैं
आधे न के जैसा और लिखते हैं बॉन्ड, ठीक है। पूरा इसको क्या पढ़ेंगे, सिग्मा बंध या सिग्मा बॉन्ड। अब ये जो टॉपिक हम आपको बता रहे हैं सिग्मा बंध और पाई बॉन्ड या सिग्मा बंध या पाई बंध, ये आपके बीबीटी सिद्धांत से हटके है। बीबीटी सिद्धांत के अंदर इसको आप नहीं लिखेंगे, आप एक कोने में नोट्स के अंदर ही छोटा सा नोट पॉइंट बना के लिख सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा सिग्मा बंध जो होता है ये कैसे बनता है। अभी आपने ये गूगल का जो इमेज देखा है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर लिया होगा। अब देखो ये जो इमेज में आपको दिख रहा है कि जो सिग्मा बंध बन रहा है, पहले तो दो गोले के मिलने से बन रहा है और दूसरा कैसे बन रहा है, एक गोला और एक लेटे हुए 8 यानी कि डंबल के मिलने से बन रहा है। तो हम भी बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, एक गोला बनाएंगे और फिर से एक गोला बनाएंगे। अब ये जो दो गोले मिलते हैं, याद रखिएगा जब दो गोले मिलेंगे तो यहाँ पे बीच में एक बंध बनता है, बॉन्ड बनता है। इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं सिग्मा बंध, ठीक है। सिग्मा बंध या सिग्मा बॉन्ड, क्लियर हो गया। एक और इसका सिचुएशन होता है, हमेशा याद रखिएगा दो स्थितियों में सिग्मा बंध बनता है। पहला जब दो गोले मिलेंगे तब बनेगा, दूसरा एक गोला मिल जाए और एक आपका लेटा हुआ 8 मिलेगा तो भी आपका क्या बनेगा, सिग्मा बंध बनेगा। अब यहाँ पे ये जो बीच में आपका ये गैप बन रहा है, ये जो गैप बन रहा है ये आपका क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, क्लियर हो गया। तो दो केस में सिग्मा बंध बनते हैं। पहला जब दो s ऑर्बिटल मिले। अब आप कैसे कहेंगे कि ये s ऑर्बिटल है, जो s ऑर्बिटल होता है आपने पढ़ा होगा 11th की केमिस्ट्री में, जब s ब्लॉक चैप्टर आपका पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि ये जो गोला है इसको हम बोलते हैं s ऑर्बिटल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, s ऑर्बिटल बोलते हैं, क्लियर हो गया। जब कहीं भी केमिस्ट्री में दो गोले आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ पे कर सकते हैं सिग्मा बंध बनेगा। और ये जो दो गोले मिल रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे, s ऑर्बिटल। यहाँ पे एक गोला है यानी कि एक s ऑर्बिटल है और एक डंबल शेप है, इसको क्या बोलते हैं, डंबल शेप, ठीक है। डंबल शेप है यानी कि डंबल के जैसा स्ट्रक्चर है और ये जो डंबल के जैसा स्ट्रक्चर होता है इसको हम p ऑर्बिटल बोलते हैं, p ऑर्बिटल बोलते हैं, क्लियर हो गया। इतनी चीज आपको हमेशा याद होनी चाहिए। कहीं भी गोला दिखेगा तो s ऑर्बिटल और कहीं भी डंबल दिखेगा तो p ऑर्बिटल। सिग्मा बंध तब बनता है जब दो s ऑर्बिटल मिलते हैं तब बनेगा, और एक बार तब बनेगा जब एक s ऑर्बिटल मिले और एक p ऑर्बिटल मिले, क्लियर हो गया। दो सिचुएशन में सिग्मा बंध बनते हैं। डिफिनीशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सिग्मा बंध का निर्माण शीर्ष अतिव्यापन से होता है। शीर्ष अतिव्यापन का मतलब है अगर हेड ओवरलैपिंग हो रहा है तभी आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो साइड से ओवरलैपिंग हो रहा है, हेड से तो ओवरलैपिंग हो नहीं रहा है, तो कैसे यहाँ पे सिग्मा बंध बन रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको देखने में लग रहा होगा कि दो गोले हैं और वो साइड से मिल रहे हैं, लेकिन जब आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करोगे कि s ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, 3D वीडियो दीजिए तो वहां पे आपको डायरेक्ट दिखेगा कि ये साइड से नहीं मिलते बल्कि इनका हेड ओवरलैपिंग होता है। जैसे मान लीजिए ये दोनों s ऑर्बिटल है और ये दोनों हेड से मिलते हैं तब जाके ये क्या होता है, यहाँ पे पाई बंध का निर्माण होता है। वैसे ही सेम p ऑर्बिटल का जो हेड है और s ऑर्बिटल का जो हेड है, जब दोनों ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बंध बनेगा, क्लियर हो गया। तो ऐसे आप पहचान कर सकते हैं सिग्मा बंध कैसे बनता है। डायरेक्ट याद रखेंगे सिग्मा बंध का निर्माण तभी होगा जब आपका हेड ओवरलैपिंग यानी कि शीर्ष से अतिव्यापन होता है, क्लियर हो गया। ये चीजें क्लियर हुई। अब यहाँ पे आप देखिए कि सिग्मा बंध के बाद पाई बंध का निर्माण कैसे होता है, यहीं पे आपको समझा देते हैं। ये चीजें हम इरेज कर देते हैं, ये आपको डायग्राम में ऑलरेडी स्क्रीनशॉट आपने कर लिया होगा। अब यहीं पे देखते हैं कि पाई बंध का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। पाई बंध का निर्माण कैसे होता है, जिसको हम पाई बॉन्ड भी बोलते हैं। अब पाई बॉन्ड का निर्माण कैसे होगा, हमने अभी कहा है कि जब दो डंबल यानी कि p ऑर्बिटल, ठीक है, पहले बना लेते हैं दो डंबल इस तरह से हम क्या करेंगे,
दो डंबल बना लेंगे। अब ये जो दो डंबल बना हुआ है यानी कि दो पी ऑर्बिटल बने हुए हैं। अब जैसे ये पी ऑर्बिटल आपस में पार्श्वी ओवरलैप करते हैं, पार्श्वी ओवरलैप समझ रहे हैं, साइड से अगर दो पी ऑर्बिटल मिल रहे हैं, जैसे मान लो एक पी ऑर्बिटल ये है और एक पी ऑर्बिटल ये है, अगर ये साइड साइड से इस तरह से मिल रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं पार्श्वी अतिव्यापन यानी कि साइड वाला ओवरलैपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे साइड से जब ओवरलैपिंग होगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है कुछ इस तरह से। ठीक है, एक इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा और ये जो बॉन्ड बनता है इसी को हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, क्या समझ में आ गया? इसको हम बोलेंगे पाई बॉन्ड। यहाँ पे इस तरह से एक्सिस कटा हुआ आपको दिखेगा। यही आपको डायग्राम गूगल के इमेज में भी दिखा होगा। अब इसका डिफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि पाई बंध का निर्माण, पाई बंध का निर्माण पार्श्वीय अतिव्यापन। ठीक है, यानी कि साइड ओवरलैपिंग से होता है। ठीक है, पार्श्वी अतिव्यापन को हम कहते हैं साइड ओवरलैपिंग। क्लियर हो गया? तो साइड ओवरलैपिंग के फलस्वरूप होता है। ठीक है, फलस्वरूप होता है। ये दो पॉइंट आपको नोट पॉइंट में लिख लेना है डायग्राम के साथ। डायग्राम आपको गूगल से भी दिखा दिया है और ब्लैक बोर्ड पे भी बना के बता दिया है। क्लियर हो गया? तो ये नोट पॉइंट आप पहले स्क्रीनशॉट कीजिए। डिटेल में हमने बता दिया कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा जो Fe से हमने Cn को जोड़ा हुआ था, Cn को जोड़ा हुआ था, ये Cn से कैसे जुड़े थे? ये Cn से एक तरह से सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए थे। सिग्मा बॉन्ड का मतलब है कि Fe जो है वो Cn से इस तरह से जुड़ा हुआ था। ठीक है, इस तरह से जुड़ा हुआ था। या आप ले सकते हैं यहीं पे एक गोला और एक डंबल। ठीक है, यानी मान लीजिए ये Fe हो गया और ये आपका Cn हो गया। क्लियर? इस तरह की बॉन्डिंग इसमें देखने को मिली होगी, इसीलिए हम इसको सिग्मा बॉन्ड दर्शा रहे थे। समझ में आ गया? ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं वीबीटी सिद्धांत का। अब जो पॉइंट्स है वो बहुत छोटे छोटे हैं, केवल इतना ही समझने वाला पॉइंट था। अब बाकी थ्योरी आपका आ जाता है। तो चौथा पॉइंट क्या है आपके वीबीटी सिद्धांत का? अगला पॉइंट है कि प्रत्येक जो लिगेंड होते हैं उनके पास कम से कम एक कक्षक ऐसा होता है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है केंद्रीय धातु परमाणु को देने के लिए। ये पॉइंट हमने आपको पहले भी बताया है कि जो भी आपका लिगेंड होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका लिगेंड हो गया। ठीक है, अब इस लिगेंड के पास हमेशा एक ऐसा कक्षक जरूर होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है इस केंद्रीय धातु परमाणु को देने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया? ये हो गया चौथा पॉइंट। अगला पॉइंट आपसे क्या कहता है वीबीटी सिद्धांत में? अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है यदि किसी संकुल यौगिक के पास एक या एक से अधिक युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो वो यौगिक अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। वैसे भी वीबीटी सिद्धांत ये साबित करता है कि ये 3D डायमेंशनल को बताएगा और अनुचुंबकीय गुण को बताएगा। यही पॉइंट वहां पे लिखा गया है कि जब भी हम किसी संकुल यौगिक को देखते हैं, मान लीजिए ये पूरा आपका क्या हो गया, एक उपसंयोजन यौगिक या संकुल यौगिक हो गया। अब इस संकुल यौगिक में कम से कम एक अगर इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट है, किसी भी संकुल यौगिक में अगर लिगेंड है तो लिगेंड के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म जरूर होता है केंद्रीय धातु परमाणु को देने के लिए। तो वही चीज कहा जा रहा है कि अगर लिगेंड के पास एक भी इलेक्ट्रॉन या युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये पूरा जो उपसंयोजन यौगिक है ये क्या करेगा, अनुचुंबकीय गुण को दर्शाने लगेगा। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट आपका क्या है, और ये आखिरी पॉइंट है वीबीटी सिद्धांत का। आखिरी पॉइंट आपसे कहता है कि यदि किसी संकुल यौगिक में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो, मान लीजिए ये पूरा आपका संकुल यौगिक दिया गया है, फिर से हम यहाँ पे ले लेते हैं K3FeCN6। ठीक है, अब इस पूरे संकुल यौगिक में हमने बताया है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसके पास एक खाली कक्षक जरूर होगा। लेकिन अगर क्या हो कि ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसका जितनी कक्षक थी सारी कक्षाएं भर गई हैं, अब इसके पास कोई भी ऐसा कक्षक नहीं है कि ये और इलेक्ट्रॉन ले पाए,
तो ये क्या करेगा, जो केंद्रीय धातु परमाणु है ये इस लिगेंड के थ्रू प्रति चुंबकीय गुण दर्शाने लगेगा। यानी कहेगा भैया लिगेंड अब तो हमें और इलेक्ट्रॉन मत दो, हमारे पास जगह नहीं है रखने को, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे कहा गया है कि यदि किसी संकुल यौगिक में उपस्थित जो सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएं, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं पूरे इस उपसंयोजन यौगिक में सभी पेयर में हो जाएं, एक युग्म में हो जाएंगे, तो वह यौगिक जो पूरा आपका उपसंयोजन यौगिक है वो क्या करेगा, प्रति चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने लगेगा। याद रखिएगा उपसंयोजन यौगिक अनुचुंबकीय गुण तब प्रदर्शित करेगा जब इसका केंद्रीय धातु परमाणु के पास खाली कक्षक होंगे और ये लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, तब कहेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन दो, यानी कि मेरे पास अभी जगह है इलेक्ट्रॉन रखने को, तो यानी कि अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। लेकिन जब इसका पूरा केंद्रीय धातु परमाणु का कक्षक भर जाएगा इलेक्ट्रॉन से, तो कहेगा कि अब मेरे पास जगह नहीं है इलेक्ट्रॉन रखने का, अब मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, यानी कि ये प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करने लगेगा। क्लियर हो गया, ये हो गया आखिरी पॉइंट। सीधे सीधे याद रखिएगा जो भी संकुल यौगिक है अगर इसके केंद्रीय धातु परमाणु का जो रिक्त कक्षक है वो पूरी तरह से भर गया होगा तो वो और इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा, तो ये प्रतिकर्षण गुण दिखाने लगेगा, प्रतिकर्षण का गुण यहाँ पे दर्शाने लगता है। क्लियर हो गया, तो ये हमने संयोजकता आबंध सिद्धांत डिटेल में देख लिया, उसके सभी नियम के पॉइंट्स जो थे 6 पॉइंट्स ये देख लिए हैं। अगर आपसे पूछा जाए संयोजकता आबंध सिद्धांत किसे कहते हैं तो डिटेल में आपको ये 6 पॉइंट लिखना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है कि संयोजकता आबंध सिद्धांत की कमियां क्या होती हैं या सीमाएं क्या होती हैं, वो भी आपको लगभग 3 से 4 सीमाएं या कमियां याद रखनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछता है कि संयोजकता आबंध सिद्धांत होता क्या है और इसकी सीमाएं या कमियां लिखिए। तो आपको ये 6 पॉइंट तो लिखने ही पड़ेंगे, ये तो पक्का है लिखना है, और कमियों में आपको कम से कम 4 पॉइंट या 3 पॉइंट लिखना होता है। क्लियर हो गया, पहले ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हेडिंग डालेंगे क्या, संयोजकता आबंध सिद्धांत की कमियां या सीमाएं। तो अब आप अगली हेडिंग क्या डालेंगे कि संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी वीवीटी की कमियां। ठीक है, चाहे कमियां पूछे या सीमाएं पूछे दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, इसमें लगभग हमने आपको 5 कमियां लिखा रखी हैं, लेकिन अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो मैक्सिमम 3 कमियां आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, पहले पढ़ते हैं पहली कमी इन्होंने क्या बताया। पहले इसकी कमी क्या थी, वीवीटी सिद्धांत, जितने भी सिद्धांत आप पढ़ेंगे या जितनी भी थ्योरी आप पढ़ते हैं, जैसे अगर आप रदरफोर्ड या बोर का परमाणु मॉडल भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको कमियां नजर आएंगी। जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं उन सब में कमियां जरूर होती हैं। सेम उसी तरह वीवीटी सिद्धांत की भी कुछ कमियां हैं। पहली कमी क्या है कि इस सिद्धांत के द्वारा उस संयोजन यौगिक के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती। अब ये स्पेक्ट्रम शब्द क्या है, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्चन और फुंड श्रेणी, ये सब जो श्रेणियां होती हैं इन सबको स्पेक्ट्रम कहा जाता है, ये फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहा है कि जो भी ये उपसंयोजन यौगिक या संकुल यौगिक होता है ये कभी भी श्रेणियों की यानी कि स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाती है। ठीक है, यानी वीवीटी की ये कमी है कि ये यह नहीं बता पाया कि जो उपसंयोजन यौगिक है इसके जो स्पेक्ट्रम है उसकी व्याख्या ये नहीं कर पाएगी। अगला पॉइंट क्या है कि इस सिद्धांत में केवल केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों पर बल दिया गया है। आपने देखा होगा जितना हमने अभी तक पूरा पढ़ा है लिगेंड से लगा के पहले लेक्चर से लेके 3rd लेक्चर तक ज्यादातर बात की गई है केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों की, जबकि लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु को दे रहा है, तो महत्वता जो है वो लिगेंड को देना चाहिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन उठा के किसको दे रहा है, केंद्रीय धातु परमाणु की। लेकिन वीवीटी सिद्धांत ये कहता है कि केंद्रीय धातु जो परमाणु है उसको ज्यादा महत्व दो क्योंकि वो क्या है, उसके पास कक्षक है, खाली कक्षक है। लेकिन ये इसकी कमी थी।
कमी ये थी कि इनको लिगेंड के कक्षकों को ज्यादा महत्व देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों पर ज्यादा बल दिया है। ज्यादातर केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों के बारे में बात की गई है, जबकि लिगेंड के कक्षकों की महत्वता को स्वीकार ही नहीं किया। इन्होंने ये एक्सेप्ट ही नहीं किया कि लिगेंड के जो कक्षक हैं वो भी महत्व रखते हैं, जबकि इनको ये स्वीकार करना चाहिए था। ठीक है, तो ये इसकी सेकंड कमी हो जाती है। क्लियर हो गया। थर्ड कमी इसकी क्या है कि यह उपसंयोजन यौगिक के उष्मागतिकी और गतिकीय स्थायित्व की कोई मात्रात्मक व्याख्या नहीं करती। यानी कि जो वीवीटी सिद्धांत है, ये जो संकुल यौगिक या उपसंयोजन यौगिक होता है, इस यौगिक के उष्मागतिकी और गतिकी इन दोनों के ही मात्रात्मक व्याख्या नहीं करती। चाहे उष्मागतिकी हो, उष्मागतिकी गुण को प्रदर्शित कर रहा हो या गतिकी गुण को प्रदर्शित कर रहा हो, इन दोनों का ही कोई मात्रात्मक व्याख्या नहीं कर रही है। मात्रा में नहीं बता रहा है कि आपके जो उपसंयोजन यौगिक या संकुल यौगिक है वो इतने मात्रा में उष्मागतिकी गुण प्रदर्शित कर रहा है या इतने मात्रा में गतिकी गुण प्रदर्शित कर रहा है। तो कोई भी एक मात्रात्मक वैल्यू इन्होंने नहीं बताया, ना ही उष्मागतिकी के बारे में और ना ही गतिकी के अस्थायित्व के बारे में। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट क्या है, अगली कमी क्या है कि ये जो तथ्य है यानी वीवीटी सिद्धांत जो है यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि जब कोई लिगेंड प्रबल या दुर्बल क्यों है। ठीक है, यानी कि जो भी आपका वीवीटी सिद्धांत है यह प्रूव नहीं कर पाया कि लिगेंड प्रबल कब हो जाता है और दुर्बल कब हो जाता है। ठीक है, वीवीटी सिद्धांत का एक और ये कमी हो जाती है कि यह नहीं बताया पाया कि जो भी आपके लिगेंड प्रेजेंट है वो प्रबल कब हो जाते हैं और दुर्बल कब हो जाते हैं। आखिरी पॉइंट क्या लिखेंगे कि यह उपसंयोजन यौगिक के रंगों का कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है। जो वीवीटी सिद्धांत है ये नहीं बता पाया कि जो आपके संकुल यौगिक होते हैं या उपसंयोजन यौगिक होते हैं ये रंगीन क्यों होते हैं, कलरफुल क्यों होते हैं, इसका रीजन वीवीटी सिद्धांत नहीं दे पाया था। क्लियर हो गया। तो ये हो गए संयोजकता आपन सिद्धांत यानी कि वीवीटी सिद्धांत की कुछ कमियां। इसमें मैक्सिमम आपको 3 कमियां याद रखनी है। हो सकता है तो 5 याद कर लीजिएगा, जैसा आपको सूटेबल हो या जैसा आपको आसान हो। हमने आपको 5 बता दिया है, आपको जैसा आसान पड़ेगा आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर, हमने समझ लिया कि संयोजकता आपन सिद्धांत होता क्या है डिटेल में। उसके 6 पॉइंट तो आपको लिखने ही पड़ेंगे कभी भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा कि संयोजकता आपन सिद्धांत की कमियां या सीमाएं क्या क्या होती हैं, ये भी हमने डिटेल में देख लिया। और ये पूरा लेक्चर हमने आपको डिटेल में शॉर्ट करके पूरा बता दिया है। ठीक है, वीडियो भले ही थोड़ी सी लंबी हुई है लेकिन आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाए। बाकी अपने कमेंट से डाउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको स्पेन साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, अब कल के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में हम लिखेंगे चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम समझेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसका डिफिनीशन, मात्रक और विमा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कल का लेक्चर होने वाला है, तो कल वाले लेक्चर में भी जुड़ जाइएगा, जिसमें डिटेल में फिजिक्स के सेकेंड लेक्चर में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने वाले हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।